जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों, मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों। जो चट्टानों से ना उलझा वो झरना किस काम का, जो चट्टानों से ना उलझा वो झरना किस काम का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसमें हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, जो कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि मूल अधिकार से संबंधित एक वीडियो आ चुका है आप लोगों के पास। और हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर, यानी कि जो एक एक आर्टिकल करके पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 20 से लेकर के आगे की तरफ। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है, एक ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो वो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको बगल में, अब जानते ही होंगे उसको क्या करना है। और हाँ, करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में घंटी का बटन भी दिखाई देगा, अब उसको भी आप समझते होंगे क्या करना है, तो उसको कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ यदि शेयर करने का विचार होगा, शेयर करने का इच्छा होगा तो शेयर कर देना, नहीं तो आप हमारे लिए तो काबिलियत ही हो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, अब देख रहे हैं, अभी तक कहाँ लाइक किए हैं? अरे लाइक कर दो भाई मेरे, तो लाइक कर दो। चलते हैं आज हमने अपने क्लास की ओर देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, 21 में क्या है, इस प्रकार से जो कुछ भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में हमारा जो भी आर्टिकल है उससे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग देखेंगे एक एक आर्टिकल, यानी कि हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 19 को देख चुका हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग सभी को दिख रहा होगा। अब इसको डिलीट नहीं किया हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम लोग देख लिए हैं आर्टिकल नंबर 19 को, हम आर्टिकल नंबर 20 की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे यहाँ पढ़ाने या आपके पढ़ने में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलतियाँ हो तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि कमेंट करते हैं उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूँ। तो हालांकि दोस्तों जैसे कि हमारा कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का भी पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, और कंप्लीट यानी कि कंटिन्यू है। और जैसा कि मेडाइवल हिस्ट्री का वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, तो दोस्तों उधर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन चल रहा है। हालांकि इस समय कुछ रुका हुआ है, उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ कंटिन्यू रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिएगा, आपका साथ चाहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज अपने क्लास की ओर, देखते हैं आज आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे जहाँ तक जाना होगा। तो देखिए, इसको हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में है। अब आर्टिकल नंबर 19 को हमने पोस्टमार्टम कर चुका हूँ और हम लोग आर्टिकल नंबर 20 की ओर चलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या है एक बार बता दें कि ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। बी में क्या है, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। सी में क्या है, संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। डी में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता है। और ई में क्या है, निवास की स्वतंत्रता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपको हटा दिया गया है। और 19 जी में क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता या अधिकार है। अब इसको हम लोग कर रहे हैं डिलीट। और आप सभी यदि भी चैनल पर इस समय नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, और जो बगल में बेल आइकन प्रेस दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हम चाहे जिस भी क्लास का चाहे जो कुछ भी डालें आपके सामने, आपके समझ सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस आपसे एक छोटा सा ही कार्य करना होता है, उस कार्य को जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। और हम लोग चल रहे हैं अपने क्लास की ओर, जो कि आर्टिकल नंबर 20 की ओर है। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है मेरे दोस्त, आर्टिकल नंबर 20 में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा चलने में अच्छाई से नहीं चल रहा है ना। तो आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, एक बार फिर से डिलीट करें यार।
तो देखिए आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब एकदम कह रहे हैं ना कि हमारी जो क्लास है एकदम कह सकते हैं कि आर्टिकल के एकदम जड़ों से जाएगी और खखोलते हुए चली आएगी आपके पास में। तो आर्टिकल नंबर हमारा क्या है 20 में क्या है, अब हम लोग इसको 20 को देखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति न जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति कोई अपराध किया हो और अपराध सिद्ध भी हो चुका हो। क्या है, कोई व्यक्ति अपराध किया हो, क्या किया हो, अपराध किया हो और वह अपराध सिद्ध भी हो चुका हो, क्या हो गया हो, सिद्ध भी हो चुका हो और और वह अपराध सिद्ध भी हो चुका हो, सिद्ध भी हो गया हो। तो अब क्या करेंगे, अधिकार सिद्ध भी हो गया हो तो क्या होगा, उसके बीच संरक्षण का कुछ नियम दिया गया है। तो उसके संरक्षण का नियम है। अब हम लोग एक एक करके उसके संरक्षण का नियम देखेंगे कि 3 प्रकार का कौन कौन से अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता 3 प्रकार से कौन कौन सा दिया गया है। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखिए 3 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, 3 प्रकार से कौन कौन सी स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या आता है, एक अपराध के लिए एक ही सजा देना आवश्यक होता है। एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि हम कोई अपराध किए हैं, कोई जुर्म किए हैं, कोई गलती कार्य किए हैं तो हमको कोई एक बार सज़ा दे दिया गया, फिर बात आई उसकी याद आ गई तो फिर हमको सज़ा देने के लिए नहीं बाध्य करेगा। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा, इसको याद कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति, कोई अपराधी जुर्म किया हो, जुर्म सिद्ध भी हो चुका हो तो उसको अपराध दिया जाएगा, तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। अब फिर चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा अच्छा समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि दूसरा जैसे कि हम इस समय अपराध किए हैं, क्या है, इस समय अपराध किए हैं। अब 4 साल बाद क्या हो, हमारी यदि कोई कानून चेंज हो जाती है कि जैसे इसमें हम चोरी किए हैं, मान लेते हैं सपोज, ऐसा हो ना सके तो क्या हो, इसमें हम कुछ अपराध किए हैं या चोरी किए हैं तो इस समय हमारा क्या है, जुर्माना कि 5,000 आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन यदि हमारा कानून चेंज 4 साल बाद कानून चेंज हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि तुमको 10,000 जुर्माना देना होगा, एक चोरी के लिए 10,000 जुर्माना देना होगा। तो हम उस हिसाब से जुर्माना नहीं भरेंगे, बल्कि जब हम चोरी किए थे, जब हम हमारी अपराध सिद्ध हो चुका था, उसी समय के हिसाब से हमको जुर्माना देना होगा, उसी के हिसाब से हमको सज़ा देनी होगी। तो इस प्रकार से हमारी आर्टिकल नंबर 2 क्या कहती है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। तो एक में क्या हो गया, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, और दूसरी अपराध के लिए दूसरा में क्या है, अपराध के समय नियम कानून से ही सज़ा मिलेगी। अपराध के समय नियम कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, यानी कि अपराध के समय नियम कानून से ही सज़ा मिलेगी। अब तीसरा क्या है, तीसरा में क्या कहता है कि न्यायालय में स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। न्यायालय में स्वयं अपने खिलाफ क्या कर सकते हैं, गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्या कहा, तीसरा में क्या है कि न्यायालय में स्वयं अपने के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई अपराधी है, अब उसको न्यायालय में ले जाया गया,
अब उससे कोड़े मार मार के पूछा गया कि नहीं तुम अपराध किए हो, बोलो अपराध किए हो, बोलो अपराध किए हो। तो इस प्रकार से उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम सिद्ध करो कि हम अपराध किए ही हैं। तो हमारी जो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है कि कोई व्यक्ति अपराध किया हो और वो अपराध सिद्ध भी हो चुका हो तो उसके बीच में संरक्षण दिए जाते हैं। उस संरक्षण 3 प्रकार की है। कौन कौन से? एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा, अपराध के समय नियम कानून के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, न्यायालय में स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 20 के तहत कहा गया है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 21 या अनुच्छेद नंबर 21 की तरफ। क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 21 या अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, आर्टिकल नंबर 21 में क्या है। तो आर्टिकल नंबर 21 में है प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। अब देखिए दोस्तों, अब प्राण में एवं दैहिक की स्वतंत्रता ये क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्राण माने क्या होता है? प्राण आप तो जानते हैं। दैहिक माने क्या होता है? शरीर होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण है और हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर सभी क्रियाविधि को करने की स्वतंत्रता देता है। कौन? आर्टिकल नंबर 21। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इससे हम सांस ले रहे हैं, ये क्या है? हमारी स्वतंत्रता है, इस पर हमारा अधिकार है, हमको स्वतंत्रता मिला है कि तुम सांस लो, तुम हाथ ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, हमारी स्वतंत्रता है। ये सब क्या है? हमारी स्वतंत्रता है। यानी कि हम प्राण जी रहे हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल नंबर 21 के ही तहत आ सकता है। यानी कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम हाथ अपना इस प्रकार से हिला रहे हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी क्या कह सकते हैं? हमारी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल नंबर 21 है। अब इसमें देखेंगे कि देखिए, अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपातकाल की प्रक्रिया जारी होती है या राष्ट्रपति शासन लगता है, उस समय आपको याद रखना होता है कि यही 2 अधिकार कौन कौन से? एक ऊपर 20 और एक नीचे 21। ऊपर 20 क्या है कि कोई अपराधी अपराध करता है, उसको एक अपराध के लिए एक ही सज़ा और न्यायालय में अपने खिलाफ गवाही नहीं दिया जाएगा। और तीसरा क्या है? अपराध के समय नियम कानून से ही उसको सज़ा मिलेगी। ये वाला और नीचे वाला प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है। यानी हमको जीने की स्वतंत्रता, हमको सांस लेने की स्वतंत्रता, हमारी दिल धड़कने की स्वतंत्रता, हमको खेलने कूदने रहने, हाथ पैर इधर उधर टहलने की स्वतंत्रता है। इसमें कौन सा मिला गया है? आर्टिकल नंबर 21 के समय से ही। तो आर्टिकल नंबर 21 और 20 जो है, ये चाहे राष्ट्रपति शासन लगे, चाहे आपातकाल की प्रक्रिया हो, चाहे दंगा हो, चाहे जो कुछ भी हो, इसकी स्वतंत्रता हमको स्वयं हमेशा तक मिलती रहेगी। और बात करें यदि कि जो विदेशी नागरिक होते हैं और स्वदेशी नागरिक होते हैं, तो विदेशी नागरिक स्वदेशी नागरिक को कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलती है, उसके पीछे में हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि है 15, 16, 19, 29, 30, इस प्रकार से बता चुका हूँ ना। अब चलते हैं दोस्तों आगे। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात तो हो गई। अब चलते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 तो थोड़ा सा लंबा है मेरे दोस्त। चलो अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं अनुच्छेद 22 ना। अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग आगे भी चर्चा कर रहे हैं, बट उसके पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। दोस्तों देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर 21 क्या 22 यानी कि 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के कुछ दशाओं में स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे आएगा, गिरफ्तार करेगा, तो हम
उसकी समझ उससे पूछ सकते हैं कि हमारा गिरफ्तारी करने का कारण क्या है, हमको सज़ा देने का कारण क्या है। इस सब के विषय में अभी हम लोग चर्चा करते हैं और देखने का पूरा एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो बस दोस्तों, आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और बस आपका यही सपोर्ट है, यही दुआएं हैं। और यदि आप चाहते हैं, आप दिल से मानते हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं हम आप लोग अगले अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से गिरफ्तारी किया जाना चाहिए और कौन से गिरफ्तारी के अधिकार हैं। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं स्वतंत्रता कुछ दशाओं में स्वतंत्रता कुछ दशाओं में। तो देखिए क्या है, कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तारी करने आए तो गिरफ्तारी के संबंध में हम उससे पूछ सकते हैं कि गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं कि हमको गिरफ्तार किस प्रकार से क्यों हमको गिरफ्तारी किया जा रहा है। अब गिरफ्तारी के बाद में हमारी क्या कर सकते हैं, हमारी गुनाह कबूल हो गई हो, हम यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कोई अपराध किए हों। अपराध के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, अपने मनपसंद वकील से वकालत कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर शरीर क्या हो, निकटतम न्यायालय में पेश करना हो। तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। क्या है देखिए, गिरफ्तार का कारण हम जान सकते हैं, गिरफ्तार का कारण जान सकते हैं। यानी कि हमको कोई गिरफ्तारी करने आए तो हम गिरफ्तार का कारण जान सकते हैं कि रुको भैया, आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, इसका कारण क्या है। अब थर्ड में क्या है कि जैसे हमको कोई गिरफ्तार कर दिया, अब गिरफ्तार करने के पश्चात में क्या हो कि हमको 24 घंटे के अंदर हमें कोई यदि अधीनस्थ थाना हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, उसमें हमको पेश किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि आवागमन, यानी कि रास्ते में जो आवागमन होते हैं उसको छोड़ करके। फिर से समझो कि गिरफ्तारी की बात में 24 घंटे के अंदर में कोई अधीनस्थ न्यायालय में सशरीर हाजिर किया गया हो। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई पैर तोड़ कर कहीं अधीनस्थ न्यायालय में ले जाए, कोई हाथ तोड़ दे ले जाते, तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं। हमारे सशरीर यानी सुंदर शरीर द्वारा ही लेकर के न्यायालय में पहुंचा जाए 24 घंटे के अंदर में। लेकिन हाँ, इसमें एक अपवाद है कि हमारी जो आवागमन की प्रक्रिया है, आवागमन का समय है, उसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो देखिए क्या है, 24 घंटे के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में सशरीर द्वारा हाजिर किया जाए। अब देखिए 24 घंटे के अंदर अधीनस्थ न्यायालय के में सशरीर द्वारा हाजिर किया जाए। अब थर्ड क्या है, थर्ड में देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड में क्या है कि अपने मन पसंद वकील से वकालत, अपने मनपसंद वकील से वकालत की स्वतंत्रता। अब इस प्रकार से हो गई हमारी कौन सी, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 22। अब आर्टिकल नंबर 22 क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता के अधिकार थी अब वो समाप्त हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ। अगला मुद्दा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जानने योग्य है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अपना अगला अधिकार की तरफ। अगला अधिकार कुछ इस प्रकार से है। अच्छा हाँ, सॉरी एक बात तो भूल ही गया कि जैसे कि हमारी जो क्या होगी, पहली क्या है कि हमको
24 घंटे के अंदर में अधीनस्थ न्यायालय में ले जाया जाए। और यदि कोई गिरफ्तार करने आए तो हम उसको गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं और मनपसंद वकील से वकालत कर सकते हैं। लेकिन यह कब तक लागू रहता है, इसका अपवाद क्या है कि अपवाद जैसे कोई दंगे के समय में गया हो, यानी कि दंगा कहीं हो रहा हो तो उसमें पुलिस आएगी तो तुमको गिरफ्तार करेगी, तुम नहीं पूछ सकते कि हमको गिरफ्तारी का कारण क्या है। उस समय तुमको पुलिस पीटते हुए लेकर जाएगी। तो यह इसका अपवाद है आर्टिकल नंबर 22 का। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर क्या है 22 के आगे क्या हो सकता है 23 से 24, 23 से लेकर 24। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसमें क्या हमारी अधिकार है। तो इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए एक हम यहाँ पर 2 कॉलम बना रहे हैं, कॉलम के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है आर्टिकल नंबर 23 में ना, यहाँ आर्टिकल नंबर 23 है और यहाँ क्या है आर्टिकल नंबर 24 है, आर्टिकल नंबर 24 है। अब आर्टिकल नंबर 23 में क्या है बिगाड़ नहीं कर सकते, यानी कि बिगाड़ी जो होती है ना कि बिना पैसे की कार्य किया जाना, तो हम बिगाड़ी नहीं करा सकते, यानी कि कोई व्यक्ति को हम बेगारी नहीं करा सकते, यानी बिना पैसे की काम नहीं करवा सकते। और क्या हो सकता है और हो सकता है आपका बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते, श्रम करा सकते। आर्टिकल नंबर 23 में क्या है किसी व्यक्ति से हम बेगारी बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते, उसको बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते और उसका दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार हम उसका नहीं कर सकते। और उसको क्या कर सकते हैं मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। देखिए क्या है आर्टिकल नंबर 23 में क्या है हम बेगारी नहीं करवा सकते और बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का से हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दे सकते। अब देखिए आर्टिकल नंबर हमारा जो 24 है, आर्टिकल नंबर 24 के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र को किसी भी कल कारखाने कोई कह सकते हैं उद्योग धंधे में नहीं लगवा सकते। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है कि बाल श्रम का निषेध और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं किया जाएगा। देखिए क्या है बाल श्रम का निषेध और क्या है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते। देखिए क्या है आर्टिकल नंबर 24 में क्या है बाल श्रम पर निषेध है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। और एक और है कि जैसे कि कोई बालक है तो उसके हाथों में औजार नहीं दे सकते, यानी कि कोई व्यक्ति है कोई देखिए 24 में क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 23 है, आर्टिकल नंबर 24 है। आर्टिकल नंबर 23 में क्या है कि किसी व्यक्ति से हम बेगारी नहीं करवा सकते, बिना पैसे के कार्य नहीं करवा सकते, बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हैं, उसकी आत्मा को उसके दिल को हम दुखा नहीं सकते, उसको मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। ये हमारी किसमें है, ये हमारी आर्टिकल नंबर 23 में है। यदि बात करें हम आर्टिकल नंबर 24 में तो आर्टिकल नंबर 24 में क्या है बाल निषेध, यानी कि जो है बाल श्रम का निषेध है। 14 वर्ष से यदि कोई बच्चा छोटा है तो उसके
कोई कल कारखाने, कोई उद्योग धंधे में कार्य नहीं करवा सकते। और जो हमारा अंतिम में क्या है, बालक के हाथों में औजार देना उचित नहीं है, औजार देना अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 23 से लेकर के 24 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे हमारा क्या है, अनुच्छेद 35 से लेकर के 28 के बीच में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट करेंगे मेरे दोस्त, और इसको डिलीट करने के बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एकदम धार्मिक स्वतंत्रता की बात की ओर। हमारी क्या है, अब आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में क्या क्या कहा गया है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों 25 से लेकर के 28 के बीच में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें यानी कि हम लोग देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार से मिलती है, क्या हम अपनी धर्म को चेंज कर सकते हैं, क्या हम एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद नंबर या फिर कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में हमारी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। कब आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। 1 मिनट रुकिए, कितना वीडियो हो चुका है देख लें। और यह 27 मिनट का हो चुका है। चलो अच्छा, जल्दी खींच ही देते हैं। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में क्या है। अब आर्टिकल नंबर हम 25 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर यदि हम 25 की बात करते हैं तो क्या कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आत्मा जो करे, जो धर्म करे, जो आत्मा जो धर्म को मानने के लिए कहे वही धर्म मानना पड़ेगा। तो क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आत्मा के हिसाब पर धर्म परिवर्तन, यानी कि हमारा दिल कर रहा है कि हम बौद्ध धर्म में शामिल हो जाएं, जैन धर्म को छोड़ दें, या फिर हमारा मन कर रहा है बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में, चाहे जो कुछ भी धर्म में जा सकते हैं। हमारी यदि आत्मा कर रही है तो उसको हमको परिवर्तन करने का अधिकार हमारी आर्टिकल नंबर 25 देता है। और 25 में हमारा क्या है, भारत का कोई नागरिक अपनी मनचाहे धर्म में परिवर्तन कर सकता है। इस हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 25 में है। अब क्या है, अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर क्या है, 26 में क्या है, आर्टिकल नंबर 26 में है। आर्टिकल नंबर 26 में क्या है, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता। क्या है, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता है ना, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता। संस्था जैसे कि कह सकते हैं कि संस्था क्या है, एक प्रकार का जैसे धार्मिक संस्था ना, धार्मिक संस्था जैसे कि हो सकता है मंदिर बना दिया जाए, मस्जिद बना दिया जाए, और कोई मठ बना दिया है, यानी कि धार्मिक वहाँ धर्म के लोग रहते हों, उस प्रकार से संस्था बनाने की स्वतंत्रता हमारी आर्टिकल नंबर 26 देता है। अब देखिए, ये तो बात होगी धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसी से आर्टिकल नंबर क्या है, 27। आर्टिकल नंबर 27 में क्या है कि आर्टिकल नंबर 27 हमारी क्या कहती है कि धार्मिक संस्थाओं को करों से छूट दिया जाएगा। जैसे हमारी धार्मिक संस्था बनानी गई है तो धार्मिक संस्था में करों से छूट बनाना, यानी कि जैसे कि कोई, अच्छा देखिए, जैसे कोई बड़े बड़े आदमी होते हैं, जैसे कि उनके पास बहुत अधिक धन हो जाता है तो वहाँ धार्मिक ट्रस्ट में कह सकते हैं दान में पैसे दे देते हैं, जहाँ से कर नहीं लिया जाता है। यानी कि जैसे कि आप कहीं देखते होंगे कि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई ट्रस्ट है, कोई इस प्रकार से है, तो वहाँ से कभी भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो यही कारण है कि आर्टिकल नंबर 27 है कि धार्मिक संस्था से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, करों की छूट की बात कही गई है धार्मिक संस्था में। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि जब तक बालक वयस्क न हो, देखिए क्या है, जब तक बालक
वयस्क, वयस्क यानी कि 18 वर्ष का न हो। देखिए थोड़ा समझिएगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उस बच्चा का दिल कर रहा है कि हम बौद्ध धर्म को कबूल कर लें, लेकिन वह उसकी एज कितनी है, उसकी एज मात्र 10 वर्ष का है। तो वह 10 वर्ष का है तो उसको संविधान नहीं आदेश देगा कि तुम चाहे अपने मन चाहे धर्म के अनुसार चेंज कर लो। वह संविधान निर्भर करता है उसके माता पिता पर कि उसका माता पिता जिस धर्म को स्वीकारे उसी धर्म को स्वीकारना होगा। लेकिन यदि 18 साल से अधिक उम्र का बच्चा हो जाता है तो वह चाहे जिस धर्म को स्वीकार करने की अनुमति अपने से ही ले लेता है। तो यहाँ क्या है, 18 वर्ष का न हो, जब तक बालक वयस्क न हो तब तक धर्म परिवर्तन उसके माता पिता के आधार पर होता है। दोस्तों जब तक बालक वयस्क न हो तब तक उसके धर्म परिवर्तन उसके माता पिता के आधार पर ही होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर, ये हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। इसको भी हम लोग देखने का इसी वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे। दोस्तों चलते हैं, ये हमारी जो बोर्ड है ना, बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है यार मेरे दोस्त। इसमें जो लिख देते हैं ना अच्छा मार्कर लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, लेकिन तब पर भी छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर हम बात करिए, आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक के बीच में हमारी क्या है कि अल्पसंख्यक के शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ना, अल्पसंख्यक की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब देखिए अल्पसंख्यक क्या होता है, थोड़ी सी अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। संख्यक ना, चलो यार, अल्पसंख्यक क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक हम उसे कह सकते हैं जो कि जिसकी संख्या 20 या 20 से कम हो, यानी कि 100 व्यक्ति में से कोई व्यक्ति 20 हो या 20 से कम हो तो उसे हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो हमारी जो अल्पसंख्यक की परिभाषा तो आप लोग को मालूम हो चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 29 की तरफ। आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, आर्टिकल नंबर 29 में है भारत में अल्पसंख्यकों का भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति को, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति और लिपि को क्या कर सकते हैं, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि यदि कोई भारत में अल्पसंख्यक है तो उसकी शिक्षा को रोक दो, उसकी संस्कृति को रोक दो, या तुम कम हो, तुम्हारी जनसंख्या कम हो, तुम अपनी शिक्षा रोक दो, अपनी संस्कृति रख दो, अपनी भाषा, लिपि सब कुछ चेंज कर दो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक की शिक्षा, अल्पसंख्यक की संस्कृति, अल्पसंख्यक की भाषा, वो कह सकते हैं लिपि, सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगी। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में, आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को भाषा एवं धर्म के आधार पर संस्था बनाने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को भाषा व धर्म, भाषा व संस्कृति, अल्पसंख्यकों को भाषा व
धर्म के आधार पर ना, धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर क्या होता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता इस प्रकार से है। यानी कि अल्पसंख्यक है तो वह अपनी भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर एक प्रकार की संस्था बना सकता है। यह आर्टिकल नंबर 30 के अनुसार कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 31 की बात, 32, 33, 34, 35 की बात हम लोग कल करेंगे। किस प्रकार से 32 को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कि हम लोग 5 प्रकार के रीट को जारी करते हैं, वो सब देखेंगे। मार्शल लॉ को देखेंगे और संसद यानी कि मूल अधिकार पर कानून बनाने का निर्माण संसद के पास कैसे होती है, ये सब कुछ हम लोग अब अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।